हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीड स्टडी चैनल पर। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि क्या है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग कुछ देखे थे कि लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, बेसिक चीजें पढ़े थे। और फूलों का अंग के बारे में पढ़े थे कि जो फूलों का महत्वपूर्ण अंग है कौन कौन सा होते हैं। 4 अंग होते हैं। हम लोग कौन कौन सा पढ़े थे? बाह्यदलपुंज, दलपुंज और पुमंग, जयांग। तो ये 4 प्रकार के इसका हम लोग अंग देखे थे। चारों के बारे में हम लोग समझे भी थे कहाँ कहाँ पे होते हैं। इसके बाद जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आज के शुरू करते हैं क्लास को। पहले थे कि हम लोग कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। इसके बारे में हम लोग देखे थे कि बाह्यदलपुंज किसको कहते थे। अगर देखते हैं आप लोग तो फूल में कौन सा पार्ट दिखता है बाह्यदलपुंज का? जो यहाँ पे हरा वाला पार्ट ये लिखा पत्ता निकला हुआ रहता है पत्ती, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्यदलपुंज कहते हैं। ठीक, उसके बाद जो ये अलग कलर का पत्ती यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। उसके बाद ये वाला आपको दिख रहा है, लाइनिंग देके यहाँ पर ऐसा आकृति दिखता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। और जो बीच में यहाँ पे होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। ये चीजें हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। और यहाँ पे ये बात किए थे कि जो इसमें 2 प्रकार के देखेंगे, एक तो बाह्यदलपुंज और दूसरा क्या होता है? दलपुंज। ये दोनों को अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है? फूल का सहायक अंग होता है। और अगर पुमंग और जयांग का बात करते हैं तो ये क्या होता है? मुख्य अंग होता है, आवश्यक अंग होता है। आवश्यक अंग इसलिए बोला जाता है कि ये क्या करता है? आवश्यक अंग ये जनन में भाग लेता है। जो जयांग और पुमंग होते हैं वो क्या होते हैं? जनन में भाग लेते हैं। आप थोड़ा सा बता दीजिए कि इसमें कौन सा अंग को हम लोग नर जनन अंग कहते हैं? फूल में कौन सा भाग को? पुंकेसर को क्या कहते हैं? नर जनन अंग कहते हैं। और बढ़िए, और उसके बाद अगर बात करेंगे कौन सा अंग को हम लोग मादा जनन अंग कहते हैं, आप बताइए। आपसे नहीं पूछे थे, किसको बोलते हैं? जयांग को। फूल का चारों अंग का नाम बताइए, कौन कौन सा भाग हम लोग पढ़ते हैं? सामने भी लिखा हुआ है, कौन कौन सा होता है? पिछले क्लास में आए थे लेकिन पढ़े नहीं है। बैठिए। 4 भाग कौन कौन सा होता है? बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयांग। इसमें बताए थे कि अगर ये सिंगल सिंगल रहता है तब इसका नाम क्या कहते हैं। ध्यान सुनिएगा लोग, अगर ये सिंगल रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्यदलपुंज सिर्फ कहते हैं। ये सिंगल रहेगा, अकेला रहेगा तो सिर्फ क्या बोलेंगे? दल बोलेंगे। और ये सिंगल रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये याद नहीं होगा, पुंकेसर कहते हैं। और ये सिंगल रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। एक और याद रखिए, इसको अंडप भी बोला जाता है। सिंगल रहते हैं तो स्त्री केसर भी बोला जाता है, या अंडप के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो अगर बात करते हैं इसमें नर जनन अंग बोला जाता है किसको? तो नर जनन अंग पुमंग को बोला जाता है। मादा जनन अंग किसको बोला जाता है? जयांग को बोला जाता है। और ये दोनों होता है बाह्यदलपुंज या दलपुंज, ये सिर्फ क्या करता है? सहायता करता है। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ये सहायक चक्र होता है। और ये क्या होता है? आवश्यक होता है, इसलिए कि यही क्या करता है? बीज का निर्माण करता है, दोनों को दोनों पुमंग और जयांग। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? आवश्यक चक्र कहते हैं। आगे आगे हम लोग बात किए थे, कुछ यही चीज बताए थे कि पुंकेसर किसको और पुमंग में दोनों में अंतर क्या होता है। तो पुंकेसर मिलकर क्या बनाता है? पुमंग का निर्माण करता है। उसी प्रकार से स्त्री केसर, एक से ज्यादा स्त्री केसर मिलकर क्या बनता है? जयांग उसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा किए थे किसके बारे में? पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर सबसे पहले हम लोग जानते हैं पुंकेसर जो होता है ये क्या होता है? नर जनन अंग होता है फूल का। और इसका बात करते हैं इसके 3 भागों में इसको बांटा जाता है, पुतंतु, पुतंतु, योजी और परागकोश। आकृति से देखेंगे तो यही हमारा क्या होता है? पुंकेसर होता है। एक लाइन टाइप का ऐसा निकला हुआ रहेगा, ऊपर में ऐसा दिखेगा। ये फूल में अक्सर देखने को मिल जाता है, अगर तोड़िएगा तो इसमें दिखने को मिलेगा। ऊपर में ये वाला को अगर तोड़ के मिसिएगा तो चिपचिपा पदार्थ दिखेगा।
ठीक। तो ये होता है क्या, पुंकेसर होता है। अब पुंकेसर को ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। और जो ये लाइनिंग है जिससे ये कनेक्ट रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं, पुतंतु कहते हैं। और ये दोनों को जो जोड़ने वाला यहाँ पे पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूजी कहते हैं। इतना चीज हम लोग देखे थे। बेसिकली जो इसके बारे में हम लोग पढ़ना था, ये हम लोग परागकोश के बारे में ही पढ़ना था इसमें। तो परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। तो परागकोश में परागकण का निर्माण कैसे होता है, तो उसके बारे में देखे तो सबसे पहले परागकोश के बारे में देखे थे कि परागकोश क्या होता है, दो पालियों में का बना हुआ रहता है। तो हम बताए थे परागकोश हमको कैसा दिखता है, ऐसा दिखेगा लगभग। तो यही क्या होता है, ये दो पाली होता है। तो इसको हम लोग दो पाली, एक इधर एक इधर, तो ये दो पालियों में बटा हुआ रहता है। प्रत्येक पाली के अंदर क्या होते हैं, दो कोष्ठ होते हैं। मतलब ये दो कोष्ठों में क्या रहता है, बटा हुआ रहता है। तो इसी प्रकार से कितना कोष्ठ हो जाता है, चार कोष्ठ हो जाता है। तो कुछ स्ट्रक्चर इसका अगर पूरी तरह से काट के देखते हैं ऊपर से तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। इस तरह से ये चार को पाली दिखेगा, ये चार को कोष्ठ दिखेगा। ठीक, यही चारों कोष्ठ जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीजाणुधानी कहते हैं। ये चार को बीजाणुधानी हमको दिखता है चारों कॉर्नर पे। बीजाणुधानी के, यही बीजाणुधानी में क्या होता है, एक पराग पोटी उत्पन्न होता है, बनता है, और इसी में क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं बीजाणुधानी के अंदर ही क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है। परागकण का मतलब क्या हो गया, नर युग्मक का निर्माण होना। परागकण का मतलब यही यहाँ पे होता है कि नर युग्मक का निर्माण होना। जब भी हम लोग लैंगिक जान का बात करते हैं तो हमेशा दो चीजें आएंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक। इसलिए दोनों को मिलने से ही क्या होता है, निषेचन का घटना होता है। और निषेचन होगा तभी जाके क्या होता है कि बीज का निर्माण होगा पौधों में। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग क्या, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि बीजाणुधानी के बारे में डिटेल हम लोग डिस्क्राइब कर रहे थे, बीजाणुधानी क्या होता है। तो लघु बीजाणुधानी के संरचना के बारे में बात किए थे। तो एक परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि क्या होता है, दो कोष्ठ होते, यहाँ पे दो पाली में क्या होते हैं, एक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ही देखे कि प्रत्येक कोष्ठ में क्या होता है, लघु बीजाणुधानी मतलब बीजाणुधानी पाया जाता है। अब इस प्रकार से हम लोग बात करेंगे तो इस प्रकार से परागकोश जो होता है चार क्या होता है, चार लघु बीजाणुधानी में क्या हो जाता है, बट जाता है। देखो तो अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा दिए थे कि इस प्रकार से हम लोग, ऐसा स्ट्रक्चर हमको दिखने में मिलता है ऐसे। ये चार वो यहाँ पे चारों कॉर्नर पे लघु बीजाणुधानी होता है। अब इसमें दिया हुआ है लघु बीजाणुधानी का संरचना के बारे में। तो इसमें क्या क्या होता है, पहले लघु बीजाणुधानी के क्या होता है, भित्ति होता है। दूसरा इसमें क्या होता है, बीजाणु जनन कोशिकाएं होता है। भित्ति का मतलब क्या होता है, लेयर। कोई चीज को क्या करता है, ढक के रखता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भित्ति कहते हैं, लेयर कहते हैं। तो इसमें पहले हम लोग देखने वाले हैं लघु बीजाणुधानी के भित्ति देखने वाले हैं, उसके बाद बीजाणु जनन कोशिका देखने वाले। बीजाणु जनन कोशिका का मतलब वही क्या करेगा, कोशिका का निर्माण होगा, जिससे क्या होता है कि परागकण का निर्माण होता है। और उसी परागकण से क्या होता है कि वो उसी को नर युग्म द्रव्यित भी कहते हैं, मतलब नर युग्म का निर्माण जो कराता है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये चारों भित्ति का हम लोग देखे थे, बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशियम, मध्य पर्त और टेपिटम के बारे में हम लोग देखे थे पिछले क्लास में। यहाँ पर दिखाए भी थे कि यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ था, ये वाला बाहर वाला जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी बताया कि ये क्या होता है, ये परागकोश का स्ट्रक्चर है। परागकोश के चारों कोने पर हम यहाँ पर बताए थे क्या होता है, लघु बीजाणुधानी होता है। लघु बीजाणुधानी का जो अगर एक लघु बीजाणुधानी को अगर 12 करके देखते हैं तो वही यहाँ पर इस वाले कॉर्नर से यहाँ पर इस वाले हिस्से को काट के यहाँ पर 12 करके दिखाया जा रहा है। तो जब इसको 12 करके दिखाएंगे तो इसका लेयर दिखेगा, भित्ति दिखता है। ये चार को भित्ति दिखेगा, ये पहला होगा सबसे ऊपर वाला, उसके बाद ये दूसरा होगा, उसके बाद यहाँ पर तीसरा होगा, और ये सबसे लास्ट में हमको दिखता है। तो सबसे बाहर वाला को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा कहते हैं। उसके बाद जो आता है, उसके बाद लेयर देखने को मिलेगा, उसको हम लोग अंतःस्थिशियम देखने को मिलता है। और उसके बाद जो आता है तीसरा लेयर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मध्य परत कहते हैं। और चौथा जो आता है क्या होता है, टेपिटम होता है। ठीक, तो चार गो लेयर इस प्रकार से दिखता है। और वही हम लोग बात कर रहे थे कि ये चार गो भित्ति होता है, और उसके बाद अंदर में क्या होता है, लघु बीजाणुधानी की कोशिका होता है। और उस कोशिका को हम लोग मातृ कोशिका कहते हैं। मातृ कोशिका इसलिए कहते हैं कि उससे जो कोशिका बनेगा वही जनन में क्या करता है, भाग लेता है।
तो मातृ कोशिका उसी को बोला जाता है, कहीं पर भी किसी भी जीव में हम लोग को देखने को मिलेगा। मातृ कोशिका किसको बोला जाता है? जिस कोशिका से युग्मक का निर्माण होता है, जिस कोशिका से युग्मक का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मातृ कोशिका कहते हैं। इसलिए कि वही युग्मक बनाता है तो क्या होता है, फिर जाकर जन्म में भाग लेता है वो, तो उसको हम मातृ कोशिका कहते हैं। तो इसके अंदर मातृ कोशिका यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इतना तक हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन किए थे, ये सब भी समझा दिए थे सारा लेयर के बारे में, इसका क्या काम होता है। चारों लेयर के बारे में हम लोग देखे थे पिछले क्लास में। अब हम लोग लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ने वाले। जनन का मतलब वही है कि इसका क्या निर्माण होने वाला है? युग्मक का निर्माण होने वाला है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, पराग या लघु बीजाणु धानी मातृ कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। वही चीज लिखा हुआ है कि जो मातृ कोशिका होता है, जो लघु बीजाणु के मातृ कोशिका होता है, मातृ कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तभी भी मातृ कोशिका से जो कोशिका बनेगा युग्मक बनाने के लिए, उसका हमेशा क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। तभी जाके किसका गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो उसका गुणसूत्र की संख्या आधी करने के लिए अर्धसूत्र विभाजन देखने को मिलता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, जो लघु बीजाणु होता है उसका मातृ कोशिका जो होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही क्या होता है? इसी प्रक्रिया को जब अर्धसूत्री विभाजन करके बनाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित स्पोर बनते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? माइक्रोस्पोर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जो लघु बीजाणु धानी का मातृ कोशिका होता है, इसका किसका अर्धसूत्री विभाजन होगा? सही से लिखना लो, ठीक। अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? 4, अभी इसके पहले ही बताए थे कि जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन में कितना, एक कोशिका से कितना कोशिका बनता है? 4 कोशिका बनता है। और दूसरा समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन से कितना कोशिका बनता है? 2 बनता है। तो समसूत्री विभाजन से 2 बनता है। एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है समसूत्री विभाजन में। समसूत्री और सूत्री विभाजन शुरू में ही बताए थे, इसमें अंतर भी बता दिए थे कि दोनों में अंतर क्या होता है। समसूत्री विभाजन में क्या देखने को मिलता है? गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, जितना रहता है उतना ही रह जाता है। लेकिन अगर अर्धसूत्री विभाजन का बात करते हैं तो इसमें एक कोशिका से 4 कोशिका बनता है और इसमें क्या हो जाता है? गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाता है? आधी हो जाती है, ठीक। अगर जितना रहेगा उसके आधा देखने को मिलेगा। अर्धसूत्री विभाजन हम लोग कहाँ पे देखने को मिलता है? जो जनन भाग होता है उसी में हम लोग को अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है, इसलिए वहां पर जरूरत होता है अगुणित कोशिका का। तो ये चीज लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या होता है? जो बीजाणु लघु बीजाणु मातृ कोशिका होता है उसी का अर्धसूत्री विभाजन होगा। लघु बीजाणु धानी अभी हम लोग देखे तो उसी का लघु बीजाणु धानी जो मातृ कोशिका होता है उसका अर्धसूत्री विभाजन होके अगुणित 4 अगुणित स्पोर बनाता है, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर के नाम से जानते हैं। लघु बीजाणु और परागकण अगुणित होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान में रखिएगा लोग, ये जो लघु बीजाणु बनता है या इसको हम लोग परागकण, थोड़ा सा दोनों में अंतर होता है। लघु बीजाणु और परागकण दोनों लगभग सेम ही होता है, लेकिन पहले लघु बीजाणु रहता है वो, ठीक है। इसके ऊपर एक हार्ड लेयर चढ़ जाता है, तब उसको हम लोग, इसका एक भित्ति का निर्माण हो जाता है, तब उसको हम लोग क्या कहने लगते हैं? परागकण कहने लगते हैं। तो दोनों ये सेम ही चीज होता है, परागकण बोले या लघु बीजाणु। लेकिन लघु बीजाणु जो होता है वो पहले प्रोसेस का नाम होता है, मतलब जो पहले रहता है उसको हम लोग लघु बीजाणु कहते हैं। उसके ऊपर एक भित्ति का निर्माण हो जाता है तो हम उसको परागकण कहने लगते हैं। ये दोनों को दोनों क्या होते हैं? अगुणित होते हैं, इसलिए कि ये दोनों जो बनता है परागकण जो बनता है वो क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनता है। प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर कई हजारों लघु बीजाणु या परागकण निर्मित होते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है कि जो हम लोग लघु बीजाणु धानी पढ़ते हैं, एक लघु बीजाणु धानी के अंदर अगर बात करेंगे तो परागकण जितना, मतलब लघु बीजाणु बनेगा उतना ही परागकण भी बनेगा। तो वही चीज लिखा हुआ है कई हजार लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण होता है। अभी बता रहे थे जैसे कि अगर ये क्या है, ये हमारा क्या है? बोलो। अरे अभी यहाँ पे क्या देखे थे, चलो फिर से बता देते हैं। यहाँ पे ये क्या होता है? परागकोश होता है। परागकोश में 2 पाली होता है, एक पाली के अंदर
2 कोष्ठ होते हैं, मतलब टोटल कोष्ठ कितना हो गया 4, और वही कोष्ठों में क्या रहता है, लघु बीजाणुधानी होता है। तो उसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। चलिए उतना अच्छा हम नहीं बना रहे, लेकिन ऐसा ही होता है। ठीक, तो ये 4 को कॉर्नर इसमें दिखता है, तो यहीं पर क्या होता है, लघु बीजाणुधानी होता है। अगर ये बात किया जाता है एक लघु बीजाणुधानी के अंदर, इसमें अगर बात करें कितना परागकण बनता है या लघु बीजाणु बनता है, तो इसमें जो बनेगा लघु बीजाणु वो कितना बनता है, कई हजार का निर्माण हो जाता है परागकण का। इसका कारण भी होता है कि इतना ज्यादा निर्माण क्यों होता है, इसके पीछे का वही कारण है कि इतना निर्माण होने का कारण है कि ऑब्वियस है कि जब निकलता है इससे, तो इससे निकल के कहाँ पे इसको पहुंचना रहता है, वर्तिकाग्र पे पहुंचना रहता है। तो ऑब्वियस है कुछ जाएगा कुछ नहीं जाएगा, हो सकता है एक भी नहीं जाए, इसलिए ज्यादा मात्रा में इसका निर्माण होता है। ज्यादा मात्रा में नहीं होगा, थोड़ा मात्रा में हो जाता है, ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, बीज का निर्माण ही नहीं होता कभी। इस कारण से ऐसा देखने को मिलता है। लघु बीजाणु और परागकण दिया हुआ। लघु बीजाणु नर युग्म द्रवित की प्रथम कोशिका है। जब लघु बीजाणु के चारों ओर भित्ति बन जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है, दोनों का दोनों लगभग समान ही होता है, लघु बीजाणु बोले या परागकण बोले। लेकिन जो लघु बीजाणु होता है ये शुरुआत का पार्ट होता है, किसका, नर युग्म द्रवित का। नर युग्म द्रवित का मतलब क्या है कि जब नर युग्म का निर्माण होना शुरू होता है, नर युग्म का निर्माण शुरू होता है तो उस टाइम उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु कहते हैं। और जब ये क्या होता है, जब इसके चारों तरफ क्या बन जाता है, एक लेयर बन जाता है, एक भित्ति का निर्माण हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, परागकण बोलने लगते हैं। अलग अलग प्रजातियों के जो परागकण विन्यास अगर बात करेंगे तो उसका आकार, रंग, रूप और बनावट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब अलग अलग अगर पुष्प लेते हैं, अलग अलग पौधे के अलग अलग फूल लेते हैं, तो उसमें जो परागकण बनता है तो सबका आकार क्या देखने को मिलता है, अलग अलग देखने को मिलता है। किसी का आकार और साइज ऐसा नहीं होगा कि सबका सब समान होता है, आकार हो साइज हो सबके सब क्या देखने को मिलता है, अलग अलग होता है। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका अगर आकार का बात करेंगे, रंग भी अलग अलग देखने को मिल जाता है, उसका रंग रूप बनावट सब भिन्न भिन्न दिखाई देता है। तो जितना भी हम लोग देखते हैं परागकण, जो परागकण बनता है वो सबका आकृति अलग अलग होता है। अगर इसका आकृति का बात करेंगे, इसका कैसा आकृति दिखता है, तो ये अंडाकार जैसा दिखता है। जो परागकण बनता है उसका आकृति कैसा होता है, अंडाकार टाइप का दिखता है। इनका व्यास लगभग बताया जाता है, इसका व्यास कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर का मतलब समझते हैं लोग कितना छोटा होगा, ऐसे तो नॉर्मल हम लोग को जल्दी दिखाई भी नहीं देता है, इतना छोटा होता है। यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर 25 माइक्रोमीटर ही है, माइक्रोमीटर यही होता है ना, कि यही होता है, मतलब लिख दिए क्या है, मिलीमीटर है। माइक्रो किसको बोलते हैं, माइक्रो का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है ना, माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब क्या पढ़े आप लोग, 10 के पावर -6 मीटर, ये होता है ना। इसको सेंटीमीटर में अगर चेंज करते हैं तो कितना होगा, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए कितना से गुना करते हैं, कितना से, 100 से, ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। 100 से गुना करने का मतलब अब 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर, यहाँ पर 10 के पावर 2 होगा ना, प्लस में यहाँ पर -4 है, तो 10 के पावर कितना बचेगा, -4 बचेगा, इतना सेंटीमीटर होगा। पहले 25 सेंटीमीटर का मतलब समझ लेते हैं। 25 सेंटीमीटर आपको अंदाजा होगा लगभग 100 सेंटीमीटर का 4 हिस्सा में बांटेंगे इतना लगभग आएगा ना, इससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, यही ना, ये 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर अगर ये है तो अगर एक वो 10 के पावर 1 लेते हैं, इसका मतलब है कि इसको 10 भागों में बांट देना है। इसका 10 भाग बांटेंगे तो कितना पड़ेगा, लगभग ये आएगा, इससे भी कम आएगा, इतना आएगा। तो ये पूरा पार्ट हटा दो, ये आ गया 25 गुने 10 के पावर -1 का मान। अब 10 के पावर -2 का मान निकालना है, तो इसको 10 हिस्सा में बांट दो, तभी इसका 10 हिस्सा बांटोगे तो कितना आएगा, ये आएगा। तो ये हो गया क्या, 25 गुने 10 के पावर -2। अब 10 के पावर 3 निकालना है, तो इसको 10 हिस्सा में बांट दो, तो 10 के पावर 3 होगा। और फिर उसको 10 के पावर में एक बार और बांटना पड़ेगा, तो उसको 10 हिस्सा में बांट दो, तो सोच सकते हो लोग कितना छोटा होगा। परागकण का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, हाँ उससे देखेंगे पता चलेगा। विभिन्न जातियों के परागकणों का आमाप मतलब साइज आकार में अत्यंत विभिन्नता पाई जाती है। अच्छा, साइज और आकार दोनों अलग अलग शब्द है, पता है ना,
कैसे अलग अलग है? हाँ? क्या मतलब तिरछा? देखो एग्जाम्पल एकदम दिए भी थे शायद, बताए थे ना? ये आकार समान है कि अलग अलग है? हाँ? आकार सेम है कि अलग अलग है? आकार सेम है, साइज क्या है? अलग अलग है। ठीक, अब यहाँ पर देखना सर, अब क्या है? साइज भी अलग अलग है, आकार भी क्या है? अलग अलग है। मतलब सेम बनावट होगा तो क्या होगा? आकार समान होगा, लेकिन साइज में कहीं बेसी हो सकता है। ठीक, अगर दोनों नाम सेम टू सेम बना दे, ये भी ऐसा है ये भी ऐसा है, तब ये क्या कहलाएगा कि आकार भी क्या है? समान है, और साइज भी क्या है? समान है। ठीक, तो ये चीज बताया जा रहा है कि जो परागकण होते हैं, परागकण का आकार और साइज दोनों क्या होते हैं? अलग अलग, सब जातियों का अलग अलग देखने को मिलता है। मतलब जितना भी पेड़ पौधा लेंगे, सबका परागकण का साइज अलग अलग हम लोग को देखने को मिलेगा। तो प्रत्येक परागकण के दो भित्तियां पाई जाती हैं। तो जो परागकण होते हैं उनका दो भित्ति देखने को मिलता है, एक होता है बाह्यचोल और एक होता है अंतःचोल। तो जो परागकण बनते हैं, तो परागकण के ऊपर दो लेयर पाया जाएगा। मान लेते हैं कि यही एक परागकण है, तो इसके ऊपर दो लेयर हमको देखने को मिलेगा। तो एक अंदर की ओर होगा, एक बाहर की ओर होगा। बाहर वाला का हम लोग क्या कहेंगे? बाह्यचोल, अंदर वाला का अंतःचोल कहते हैं। दोनों में यहाँ पे अंतर दिया हुआ है कि दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है, मतलब बताने का मतलब दोनों का क्या क्या चीजें होते हैं। तो बाह्यचोल का अगर बात करेंगे तो ये किस पदार्थ का बना हुआ रहता है? एस्पेरोपोलिनिन का बना रहता है, एस्पेरोपोलिनिन का बना रहता है। और ये पदार्थ बहुत हार्ड होता है, कठोर होता है। ये परागकण के सबसे बाहर लेयर होता है। और ये याद रखना है, अगर अंतर यहाँ पे याद रख सकते हैं तो यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन का बना रहता है, और ये किसका बना रहता है? पैक्टोसेलुलोज का बना हुआ रहता है। अगर अंतःचोल का बात करेंगे तो पैक्टोसेलुलोज का बना रहता है, ये स्पेरोपोलिनिन का बना रहता है, और ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, कठोर होता है। स्पेरोपोलिनिन के बारे में दिया हुआ है कि रासायनिक तथा जैविक निर्मिकृत प्रतिरोधक होते हैं। जैविक निर्मिकृत प्रतिरोधक, इसका मतलब क्या है? निर्मिकृत का मतलब क्या होता है? जैविक निर्मिकृत, निर्मिकरण पढ़ते हैं लोग, किसमें ज्यादातर? भूगोल हो गया, विज्ञान साइंस में ही पढ़ा जाता है, बायोलॉजी में, भूगोल में भी पढ़ते हैं। निर्मिकृत का मतलब क्या हो जाता है? जैविक निर्मिकृत का मतलब होता है क्या कि कोई चीज को क्या करना? विघटित हो जाना। विघटित मतलब जानते हैं लोग? टूट जाना, टूट के मिट्टी में क्या हो जाना? मिल जाना। कौन उसको तोड़ता है? कोई भी जीव, कोई भी जंतु मर जाता है तो उसको मरने के बाद उसको विघटित कौन करता है? नहीं, मिट्टी तो नहीं करता। वो उसको क्या करता है? विघटन में तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है? बांट देता है, उसको मिट्टी में मिला देता है। कौन करता है? हाँ, जीवाणु करता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, देखते हो लोग, कोई चीज मर जाता है तो उस पर कीड़ा लग जाता है ना। तो कीड़ा लगना जरूरी है। अगर कीड़ा नहीं लगेगा तो ऐसे क्या रहेगा? वातावरण को दूषित करते रहेगा, वो गलेगा ही नहीं, वैसे ही पड़ा रहेगा। तो उसको विघटित किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है। तो कोई कोई वहाँ पे क्या होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं? उसको विघटित करके मिट्टी में, या बहुत सारी चीज को गलाने के लिए बहुत सारी चीज इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जला दिया जाता है, एसिड डाल दिया जाता है, उससे क्या हो जाता है? पूरा पिघल के क्या जाता है? खत्म हो जाता है। ऐसा देखने को मिलता है ना। लेकिन ये जो पदार्थ होता है, कौन सा? स्पोरोपोलिनिन जो होता है, ये विघटित होता ही नहीं है, ये खत्म जल्दी होता ही नहीं है। ये खत्म नहीं होता है। कोई अम्लीय पदार्थ या क्षारीय पदार्थ कुछ भी यूज कर लिया जाता है, वो विघटित नहीं हो पाता है। तो उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जैव निर्मिकृत प्रतिरोधक होता है। प्रतिरोधक मतलब क्या? उसके उल्टा काम करता है, ये विघटित नहीं होता है। तो ये कभी भी विघटित नहीं होता है। ये इसका सेफ्टी के लिए ऐसा इस पदार्थ को बनाया गया है कि परागकण जल्दी खत्म नहीं, इसलिए परागकण बहुत छोटा है।
जैसे निकलेगा हो सकता है वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए वातावरण में, बाहर में। इसलिए उसको ऊपर एक अच्छा पदार्थ का लेयर देखने को मिलता है, बाह्य का लेयर देखने को मिलता है जो स्पोरोपोलिन का बना हुआ रहता है। ये जल्दी विघटित नहीं होता है लेकिन जल्दी नहीं होता है। जैसे कि जीवाश्म होता है, जीवाश्म में जल्दी विघटित होता है क्या, नहीं होता है। जीवाश्म में जानते हैं लोग ना क्या होता है, क्या होता है जीवाश्म में? जीवाश्म में क्या होता है? जीवाश्म में मतलब जीवों का जो अंग, ऐसे कुछ कुछ पार्ट होते हैं जो जल्दी क्या होता है, विघटित नहीं होते हैं, लाखों वर्षों तक क्या होता है, जमीन के अंदर दबे रहते हैं। और वो तो जल्द तक खत्म ही नहीं होता है। जैसे हड्डी वगैरह हो गया, कंकाल वगैरह हो गए, जल्दी विघटित होता है क्या? ऐसा नहीं कि नहीं होता है लेकिन बहुत स्लो मात्रा में होता है, बहुत स्लो मात्रा में होता है इसका विघटन। जिसको रेडियो एक्टिव पदार्थ उसमें पाया जाता है उसका विघटन देखो। इसमें एक और चीज आ जाता है, जब आप लोग जानते होंगे कि किसी किसी का कंकाल निकाल के बता दिया जाता है कि ये कितना साल पुराना है। ये कैसे बताया जाता है? हाँ, उसको निकाल के क्या चीज उसमें देखा जाता है कि पता चल जाता है कितना साल पुराना है वो। तो एक फार्मूला अभी चल के पढ़ेंगे लोग आगे रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए। उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ पाया जाता है जिसको n बराबर n नॉट e के पावर माइनस लैम्डा इनटू t होता है। इसमें क्या होता है, जो उसमें पदार्थ होता है ना, जो उसमें कंकाल जो होगा, जो उसमें पदार्थ होता है, उस पदार्थ का मात्रा ये बताया जाता है। जब इनिशियली, जब अभी हम लोग का जो उसमें मात्रा है अभी इतना रहेगा, ठीक है, उस समय के साथ क्या होता है, घटता है। समय के साथ क्या होता है, घटता है, वो विघटित होता है धीरे धीरे, लेकिन बहुत धीरे धीरे विघटित होता है। तो उस पदार्थ को पहले निकाल कर देख लिया जाता है इसमें से ये पदार्थ कितना नष्ट हो चुका है। जो नष्ट हुआ रहेगा उसका मान कहाँ पे रख दिया जाएगा, यहाँ पे। कि ये मतलब यहाँ पे जो नष्ट हुआ है तो यहाँ पे कितना बचा हुआ है, वो बचा हुआ मात्रा को यहाँ पे रखा जाता है। नष्ट हुआ पता चल गया कि पहले जितना था उतना नष्ट हो चुका है, तो बचा हुआ पता चल जाएगा, उसको यहाँ पे रख दिया जाता है। और यही यहाँ पर क्या होता है, समय होता है, ये अचर पद होता है, इसका मान होता है, उसको यहाँ पर रख दिया जाता है और टी का मान निकाल दिया जाता है। तो वहाँ से पता चलता है कि ये कितना साल पुराना है। तो इस तरह से किसी भी कंकाल के बारे में बता दिया जाता है कितना साल पुराना है। तो उसमें पदार्थ पाया जाता है जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, जिसका विघटन बहुत स्लो मात्रा में होता है, तो उस तरह से बताया जाता है वो कितना साल पुराना कंकाल है। ऐसे देख के बताए। जैसे डायनासोर के बारे में बताया जाता है, उसका कंकाल ही मिला था तब ना बताया गया था कि वो कितना साल पुराना जीव है। तो सबका उसी प्रकार से बताया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, तो ये ऐसा पदार्थ है, यहाँ पर लिखा भी है कि ये कोई भी एंजाइम से नहीं निर्मित होता है, कोई भी एंजाइम इसके साथ मिला दो खत्म नहीं होता है। ये किसके ऊपर पाया जाता है, ध्यान रखना है, बाह्य चोल जो होता है किसका आवरण होता है, ये परागकण का आवरण होता है। इसका बात करेंगे, पराग नलिका को बाहर निकालने में मदद करता है। अब देखिए, जो अंतर, यहाँ पे अंतःचोल जो होता है, तभी बताया कि अंदर वाला जो यहाँ पर होता है, जो अंदर वाला होता है ये क्या काम करता है, तो यहाँ पर लिखा है पराग नलिका को बाहर निकालने में मदद करता है। आप लोगों को पता होगा कि जैसे ये जो परागकण है, ये परागकण किस कहाँ पे जाता है, ये क्या होता है, ये स्थिति केसर है, क्या करते हैं किसका, स्थिति केसर का है ना। ऊपर वाला को हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिकाक कहते हैं। तो ये जो परागकण होता है इसके वर्तिकाक के ऊपर जाता है ना। तो ये वर्तिकाक के ऊपर जाने के बाद डायरेक्ट नीचे नहीं चला जाता है। यहाँ पे परागकण जैसे ही पहुंचता है तो परागकण क्या करता है, नली का निर्माण करता है नीचे की ओर। और यहाँ पर अंदर में बीजांड होता है, ये नली जाकर किससे जुड़ जाता है, बीजांड से जुड़ जाता है। तो इसको हम लोग पराग नली कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पराग नली कहते हैं। और ये नली का जब निर्माण कर लेता था, इसी के थ्रू क्या होता है, परागकण नीचे की ओर आता है। तो ये जो नली बनता है परागकण में, ये किसके सहायता, जो अंतःचोल होता है उसी के सहायता से क्या करता है, वो नली का निर्माण करता है। और इसका अगर परत का बात करेंगे तो ये बहुत स्मूथ होता है। स्मूथ मतलब जानते हैं आप लोग, चिकना होता है, ठीक। तो बहुत स्मूथ देखने को मिलता है इसका पद जो अंतःचोल होता है। इस प्रकार से हम लोग देखने को मिलेगा। लघु युग्मक जनन, वैसे लिखा परागकण से पूर्ण विकसित नर युग्म द्रवित बनने तक की सभी प्रक्रियाओं को मिलाकर लघु युग्मक जनन कहते हैं।
जो परागकण से पूर्ण, जो परागकण जो बन रहा है उसमें क्या होता है कि नर युग्मक का निर्माण होता है। तो नर युग्मक का जो निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लघु युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। देखिए ये शब्द यहाँ पे यूज किया गया है, इसमें अभी हम लोग नर युग्मक का बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर शब्द हमेशा आगे देखने को मिल रहा है क्या, लघु। लघु मतलब क्या होता है, छोटा। और जो हम लोग मादा युग्मक में देखेंगे तो वहां पे एक शब्द देखने को मिलेगा दीर्घ। दीर्घ मतलब क्या होता है, 12। तो बेसिकली होता क्या है कि ज्यादातर केस में देखने को मिलता है जो युग्मक बनता है तो मादा युग्मक हमेशा 12 होता है और नर युग्मक हमेशा क्या होता है, छोटा होता है साइज में। इसीलिए यहाँ पर लघु का इस्तेमाल किया जा रहा है, लघु युग्मक जनन के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर लघु शब्द इसलिए यूज किया जा रहा है, छोटा होता है। तो लघु युग्मक का निर्माण होता है, जो परागकण होता है उसी से लघु युग्मक का निर्माण होता है। तो परागकण का अगर बात करते हैं तो परागकण के केंद्रक में सूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 असमान कोशिकाएं बनती हैं। तो 2 असमान कोशिका हम लोग देखने को मिलेगा, एक 12 कोशिका होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काई कोशिका कहते हैं। एक छोटा कोशिका होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जनन कोशिका कहेंगे। तो परागकण के केंद्रक जो होता है, तो केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है। अब यहाँ पे समसूत्री विभाजन देखने को मिलेगा, इसलिए पहले हो चुका है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हम लोग देखने को मिलता है इसका जो 2 कोशिका का निर्माण होता है। ऊपर में यहाँ पर देख सकते हैं जो कोशिका बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, काई कोशिका कहते हैं। जो काई कोशिका मतलब ये हो गया कि ये जनन में भाग नहीं लेगा। नीचे में कौन सा, जनन कोशिका है जो जनन में क्या करेगा, भाग लेगा। यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं ये जनन कोशिका का निर्माण होता है। तो ये 2 कोशिकाओं का इसमें निर्माण होता है। ये जो कोशिका का निर्माण होता है ये कभी कभी क्या हो जाता है कि जब पराग कोश के अंदर रहता है तभी निर्माण हो जाता है, या कभी कभी क्या होता है, ये परागकण क्या होता है बाहर निकल जाता है और टिकाक पे आ जाता है तो वहां पर डिवीजन देखने को मिलता है। अब ये जो इसमें दिया हुआ है कि लघु जनन, जब परागकण के अंदर केवल काई कोशिका और जनन कोशिका होती है तो इस प्रकार के परागकणों को हम लोग क्या कहते हैं। तो परागकण के अंदर जब 2 ही कोशिका हमको देखने को मिलेगा, एक होगा काई कोशिका, एक क्या होगा, जनन कोशिका। जनन कोशिका भी कितना रहेगा, एक ही रहेगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विकोशिकीय कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विकोशिकीय कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है जो जनन कोशिका था वो फिर से डिवीजन होके क्या बना लेता है, जनन कोशिका था उसका विभाजन होके 2 नर युग्मक का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है, बना लेता है। जो जनन कोशिका होता है उसका फिर से डिवीजन हो जाता है और 2 का निर्माण कर लेता है। मतलब इसमें टोटल कोशिका कितना हो गया, 3 गो हो गया। एक काई कोशिका और जनन कोशिका कितना हो गया, 2 गो, टोटल 3 कोशिका हो जाता है। तब ऐसे परागकण को हम लोग क्या कहते हैं, 3 कोशिकीय कहते हैं। तो होता है द्विकोशिकीय, होता है 3 कोशिकीय। अब अक्सर देखने को मिलता है जो पेड़ पौधा होता है तो 60% जो होता है किस प्रकार का परागकण होता है, तो द्विकोशिकीय होता है। अब बचा हुआ 40% जो पेड़ पौधा में देखने को मिलता है वो कैसा होता है, त्रिकोशिकीय होता है, मतलब 3 कोशिका वाला। अब समझ में आ गया। तो जो परागकण बनता है तो परागकण 2 टाइप का हमको देखने को मिलेगा। एक हम लोग को द्विकोशिकीय देखने को मिलेगा, एक 3 कोशिकीय देखने को मिलेगा। लेकिन ज्यादातर 60% पौधा में क्या देखने को मिलता है, तो द्विकोशिकीय हम लोग को देखने को मिलता है। और अगर 40% का बात करेंगे तो उसमें हम लोग 3 कोशिकीय हम लोग देखने को मिलता है। देखो परागकण जो होता है, परागकण जनित एलर्जी, बहुत सारे परागकण से हमको क्या होता है, एलर्जी भी होता है। सबको अलग अलग चीजों से क्या देखने को मिलता है, एलर्जी देखने को मिलता है। एलर्जी शब्द इतना है ना कि आप लोग को लगता है कि बोर्ड एग्जाम में हर एक साल क्वेश्चन आता है एलर्जी से। एलर्जी शब्द का मतलब किन्हीं को पता है तो उतना ही नंबर मिल जाएगा, पूरा नहीं भी लिखेंगे तो। इसको बहुत लोग बना बना कर लिखते भी है अच्छा से। एलर्जी जानते हैं लोग ना क्या होता है। हर एक को हर एक चीजों से एलर्जी नहीं होता है। कोई चीज से अगर एलर्जी होता है तो उससे हम लोग तबीयत पर असर पड़ता है, ठीक ऐसा देखने को मिलता है ना। कोई चीज से एलर्जी होता है या बहुत ज्यादा छींक आने लगता है, ऐसा देखने को मिलता है। तो भी क्या उस चीज से हमको एलर्जी हो रहा है तभी जाकर उतना छींक आ रहा है, तो सब एलर्जी को दर्शाता है।
चाहे वातावरण में कोई भी वायरस वगैरह होता है जो गला में खराश पकड़ लेता है, वो सब भी एलर्जी के कारण ही होता है। तो एलर्जी अलग अलग चीज़ों से देखने को मिलता है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, हर एक का जो बनावट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर बात करेंगे, बहुत लोगों को क्या होता है, बहुत लोग देखते हो लोग कि गंदगी बगल में रहेगा, तो अगर वो नाक नहीं बंद किया तो उसको रहा नहीं जाएगा, ऐसा होता है ना। तो अगर वो उसको नाम साफ दूसरे लगने लगता है, बहुत लोग देखते हैं नाम छींक आने लगेगा तुरंत, बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगता है। तो ऐसा देखने को मिलता है बहुत लोग के साथ। तो अपने अपने पर डिपेंड करता है। बहुत लोग देखते हो मास्क लगा के हमेशा चलता है, उसको बहुत ज़्यादा एलर्जी होता है बाहर। हाँ, तो बहुत लोग अलग अलग चीज़ों से एलर्जी देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से पेड़ पौधा का जो परागकण होते हैं, तो पेड़ पौधा के परागकण से हम लोग को एलर्जी बहुत देखने को मिलता है। तो कौन कौन पेड़ पौधा से एलर्जी देखने को मिलता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परागकण जनित एलर्जी हम लोग कहते हैं। एलर्जी का मतलब समझ में आया? हाँ, 4 लाइन लिखने के लिए बोला जाएगा, लिखा जाएगा। केमिस्ट्री में भी शायद जाके पढ़ना है लास्ट चैप्टर में एलर्जी के बारे में। क्या कर रहा है? तो वही लिखा है, परागकण नाक द्वारा प्रवेश कर। तो परागकण जो होता है नाक द्वारा प्रवेश कर श्वसन मार्ग के म्यूकस झिल्ली पर जमा हो जाते हैं। ये क्या करता है, दामा उत्पन्न करता है। यह श्वसनी शोथ देखने को मिलता है हम लोग को, जो क्या बोलते हैं, फेफड़ा ही ना, फेफड़ा जो होता है, तो फेफड़ा में हम लोग देखते हैं जो श्वास नली होता है, श्वास नली से फिर क्या होता है, जाके फेफड़ा से जो नली कनेक्ट होता है उसी को हम लोग श्वसनी शोथ कहते हैं, उसमें दिक्कत होने लगता है। तो ये सांस द्वारा जब अंदर जाता है, ये जो भी पेड़ पौधा का जो परागकण होता है उसका जो सुगंध होता है, महक होता है, वही हमारे शरीर में क्या होता है, नाक द्वारा जाता है, जिसके कारण हम लोग को दामा का भी प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। दामा जानते हैं ये लोग? ठीक, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है। तो यहाँ पे ये कैसे जाते हैं, लिखा हुआ परागकण नाक द्वारा प्रवेश कर श्वसन मार्ग की म्यूकस झिल्ली पर जाके जम जाता है। तो ये कहाँ पे, जो श्वसन मार्ग में म्यूकस होता है, म्यूकस जानते हैं लोग ना? हाँ, वही जो नाक बहता है, समझ रहे लोग ना। तो अंदर में भी हम लोग को म्यूकस पाया जाता है, जो क्या करता है, म्यूकस का काम भी होता है, म्यूकस जरूरी भी होता है थोड़ा मात्रा में रहना, इसलिए बाहर का जो भी गंदगी होता है उसको क्या कर देता है, रोक देता है अंदर जाने से। तो वही म्यूकस का यहाँ पे दिया हुआ कि म्यूकस नली में जाके क्या हो जाता है, वहां पर प्रवेश जाके वहां पे जम जाता है। तो नली को ही क्या कर देता है, उसको जाम कर देता है। जाम करेगा तो अभी से सांस लेने में क्या होने लगेगा, प्रॉब्लम वगैरह होने लगता है। जो ज्यादा धूमपान करते हैं उन लोगों को ऐसे ही वो सब प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो वही कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है किसके किसके पौधा से परागकण जनित एलर्जी देखने को मिलता है। देख दिया हुआ है, डूब वाला जो घास होता है, जो यहाँ पर देख सकते हो लोग, तो यहाँ पर शायद दिखाई दे रहा होगा, ऐसा ऐसा टाइप के यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ऐसा देखा भी होगा लोग शायद। तो ये सबसे क्या होता है, ये सबसे एलर्जी, इसका परागकण जो होता है उससे एलर्जी होता है। इसका डाइकेथियम एनुलेटम दिया हुआ है, ये भी घास का ही प्रकार है। ये भी हम लोग इस आजकल हम लोग कम देखते हैं ये सब, पहले ज्यादा ये सब हम लोग, आजकल घास भी हम लोग को बहुत कम दिखता है पहले जैसे जितना होता था। ठीक, पहले से बहुत सारा नष्ट हो गया है इधर। तो ये हम लोग को देखने को मिलता है, ये क्या करता है, ये सब एलर्जी उत्पन्न करता है। इसका जो परागकण होता है उसके द्वारा ये एलर्जी उत्पन्न होता है। कुछ और भी है, जैसे कि रेंडविड है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसमें शायद ये टाइप का मोथा टाइप का ऊपर का तरफ ऐसे निकलता है ये सब। तो यहाँ पर इससे भी क्या होता है, इसके भी परागकण जो होता है उससे एलर्जी उत्पन्न होता है। एक है पेरिथियम, पेरिथियम के बारे में यहाँ पर ये तो देख ही है लोग। ठीक, इसका भी जो परागकण होता है क्या होता है इससे भी, लेकिन ये यहाँ का नहीं था, इंडिया का नहीं था, इसलिए यहाँ पर लिख दिए है। पेरिथियम को हम लोग गाजर घास भी कहते हैं। ये अमेरिका से आयातित गेहूं के साथ आया था, जो अमेरिका से गेहूं मंगाया गया था, आयात कराया गया था। आयात निर्वात जानते हैं लोग ना? आयात का मतलब क्या होता है,
ये जाता है विदेशी, विदेश के लिए यूज किया जाता है। आयात मतलब कोई सामान अगर विदेश से खरीदा जाता है, विदेश से यहाँ आता है तो उसको हम लोग आयात कहते हैं। निर्वात मतलब कोई सामान यहाँ से क्या किया जाता है, दूसरे जगह भेजा जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। जो कि अभी आप लोगों को पता है कि पेट्रोलियम सबसे ज्यादा क्या होता है, आयात होता है कि निर्वात होता है, आयात होता है। हाँ नहीं मिलेगा। तो अभी क्या है, अभी ज्यादा दिक्कत अभी होने वाला है पेट्रोलियम को लेकर। अब पेट्रोलियम से बहुत सारा चीज डिपेंड रहता है, सबको पता है ना। पेट्रोलियम अगर महंगा हुआ तो उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा जिससे जितना सामान इधर से उधर लेके जाया जाता है गाड़ियों से, वो सब सामान का कीमत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से सभी चीज का महंगाई बढ़ सकता है। तो हर एक चीज हर एक जगह अवेलेबल नहीं होता है। सभी को पता है पेट्रोलियम यहाँ पे ज्यादा अवेलेबल है नहीं, बहुत कम मात्रा में मिलता है, दूसरी जगह से मंगाया जाता है। ज़्यादातर वही कंट्री में उधर मिलता है जो कि अभी इराक ईरान उस सब में उधर मिलता है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मात्रा में। उसके बाद रसिया में मिलता है। कहा गया इसका चून पर तो आयात निर्यात यहाँ पर भी तो वही चीज दिया हुआ है कि ये अमेरिका से गेहूं का आयात हुआ था, उसी गेहूं के साथ इसका बीज क्या हो गया था, आ गया था। गेहूं का बीज जब मंगाया गया था उसी के साथ ये आ गया था, और यहाँ पर इतना ज्यादा ये फैल गया कि फिर इसको क्या हो गया, इसको खत्म करना बहुत बड़ा दिक्कत देखने को मिल गया। पूरी तरह से ये भारत में फैल चुका है। परागकण आहार, तो देखिए परागकण जो होता है सिर्फ ये आहार के रूप में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। आहार के रूप में समझते हैं लोग ना, मतलब खाने पीने में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन खाने पीने में ऐसा सब्जी बनाकर नहीं खाते, खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए कि इससे बहुत फायदा भी होता है। जैसे कि इससे क्या क्या मिल जाता है हमको, पोषक तत्व के रूप में प्रोटीन मिल जाता है, मिनरल्स मिल जाता है, विटामिन मिल जाता है। विटामिन में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा मिलता है, विटामिन बी मिलता है। आप लोग सभी को पता है कि हम लोग आहार के रूप में 5 चीजें लेते हैं, नाम याद है कौन कौन सा, ठीक, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, यही 5 चीज लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट अभी क्या क्या चीज खा के लेते हैं हम लोग, हाँ क्या चीज खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है अभी हम लोग को, गेहूं चावल ये सब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। वसा क्या चीज से मिलता है, क्या चीज खाते हैं तो, पानी में वसा होता है। वसा का मतलब क्या हो गया, तेलपक चीज, तेल जिसमें भी रहेगा। अगर नॉनवेज खाते हैं तो उसमें तो तेलपक रहता ही है, तो तेल डालते तो तेलपक हो ही गया, उससे भी वसा मिला। और क्या होता है, मिनरल्स, मिनरल्स क्या चीज से मिलता है, मिनरल्स में तो आयरन वगैरह जो होता है, फल वगैरह से मिलता है, पानी से मिलता है, पानी पे भी पीने से मिनरल्स मिलता है, ये सबसे मिनरल्स प्राप्त होता है। अगर विटामिन का बात करते हैं तो विटामिन को आपको पता ही होगा, सब्जी वगैरह से मिलता है। सब्जी ये थी जो हम लोग मीट खाते हैं उससे भी मिलता है, एक खाते हैं, एक से तो प्रोटीन भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है। प्रोटीन किसे किसे मिलता है, दाल वगैरह, दाल का जितना भी हम लोग आइटम खाते हैं सब में क्या होता है, प्रोटीन होता है। दाल से हो गया, और क्या चीज से मिलता है, दाल जो नॉनवेज में बात करेंगे तो एक से मिलता है, ठीक, ये सबसे क्या होता है। और क्या होता है, जो मीट वगैरह खाते हैं उससे भी प्रोटीन मिलता है। लेकिन सबका मात्रा जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब समान मात्रा में होना चाहिए, ना तो कोई ज्यादा होना चाहिए ना कोई कम होना चाहिए। सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलता है, क्या चीज खाने से ऊर्जा किससे मिलता है, हाँ क्या चीज, कौन सा इसमें पांचों में से कौन खाते हैं तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमको मिलता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलता है, दाल से तो प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन से सबसे ज्यादा ऊर्जा नहीं मिलता है।
ऊर्जा दो चीज से ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है वसा से और दूसरा मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन दिक्कत यह है कि वसा को पचाना क्या हो जाता है, मुश्किल होता है, इसलिए ज्यादा खा नहीं सकते हैं, और खा के वही पचाते हैं जो ज्यादा मेहनत करते हैं। ठीक, तो जो ज्यादा मेहनत करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, वो लोगों को देखना आराम से वसा खा के पचा लेता है लोग, उन लोग को ऊर्जा का भी ज्यादा जरूरत पड़ता है। अगर कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलता है। दिक्कत ये है कि हम लोग को जितना ऊर्जा चाहिए उतना खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है शरीर का, लेकिन अगर जितना हमको ऊर्जा हम खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो दिक्कत होता है, शरीर मोटा होने लगता है। तो अपने काम के हिसाब से अपना ऊर्जा लेना चाहिए, हम जितना काम करें उसके हिसाब से ऊर्जा लें। पता चले कि हम ऊर्जा कम ले रहे हैं, काम ज्यादा कर रहे हैं, तो उससे भी दिक्कत होगा। ज्यादा काम करेंगे तो ऊर्जा, अगर उसके लिए खाना भी ज्यादा पड़ेगा तो ऊर्जा मिल सके। और सब जितना चीज पचता है, पचने के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, आप लोग जानते ही होंगे। शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। लेकिन कभी कभी बोलता है कि क्या करो, अलग से ग्लूकोज लेके खा लो, पी लो, पीते हैं लोग ना ऊर्जा लेने के लिए। दोनों में अंतर क्या होता है, खाने वाला ऊर्जा में उसमें ग्लूकोज में, खाने वाले ग्लूकोज में, जो खाना खाते हैं उससे जो ग्लूकोज बनता है और जो बाहर से वो ग्लूकोज लेते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। देखो, खाना जो खाते हैं वो पचता है, पचने में 3-4 घंटा लगता है, 4-5 घंटा, उसके बाद वो ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये क्या होता है, ये पहले से पचा हुआ रहता है, इसको पचाना नहीं पड़ता, ये डायरेक्ट क्या होता है, पीते हैं, उसका तुरंत ये क्या होता है, कोशिकाओं में चला जाता है, और कोशिकाओं में जाकर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा का निर्माण कर लेता है। इसी कारण से ग्लूकोज, जो बेड पर पाए रहते, जो खा नहीं सकते, हमेशा देखते हैं लोग कि उसका पानी चढ़ते रहता है, तो उसको ग्लूकोज दिया जाता है कि उसका क्या ऊर्जा मिलते रहे। उसको ज्यादा ऐसी ऊर्जा का जरूरत नहीं पड़ता है, जितना सिर्फ सोने के लिए, सांस लेने के लिए ऊर्जा का जरूरत होता है, आराम से उतना ग्लूकोज से काम चल जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान में रखना है, जो पराग कण आहार के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए एक टैबलेट बना दिया गया है, तो दवा के रूप में खा सकते हैं, खाएंगे उससे विटामिन वगैरह मिलेगा, या सिरप वगैरह भी मिलता है इसका, जो इस्तेमाल किया जाता है। जानवरों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इंसान भी इस्तेमाल करते हैं खाने में। टैबलेट वगैरह मिलता है, मार्केट में उपलब्ध है, तो उसको हम लोग लेते हैं, तो उससे हम लोग विटामिन वगैरह प्राप्त हो जाता है, प्रोटीन वगैरह प्राप्त होता है। प्रोटीन का काम क्या होता है शरीर में, प्रोटीन किस लिए लेते हैं हम लोग, प्रोटीन किस लिए खाते हैं, काम करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट वसा खा लिए। क्या करते हैं, प्रोटीन शरीर में हमारे मसल ग्रोथ कराते हैं, कोई चीज को मरम्मत करते हैं, कोशिकाओं का मरम्मत करते हैं, कोशिका खराब होता है उसको क्या करते हैं, ठीक करता है। जैसे मान लो कि बाहर में कोई चोट लग गया, कट गया, तो अगर शरीर में प्रोटीन का मात्रा अच्छा रहेगा तो हमको बाहर से दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। ठीक, बहुत सा आंतरिक कोशिका भी डैमेज हो जाता है बहुत बार, तो उसको भी मरम्मत करने में प्रोटीन मदद करता है। हाँ, लेकिन जो भी प्रोटीन खाते हैं, तो प्रोटीन खाने में भी एक दिक्कत है, ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे ये इसका भी पाचन सही नहीं होता है, पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी करता है, तो अगर काम नहीं करते तो इसका भी पाचन करने में दिक्कत देखने को मिलेगा। प्रोटीन ऐसे खाना से सबसे ज़्यादा अच्छा है कि दाल खाए, सबसे अच्छा ज़्यादा रहता है, इसमें कम प्रोटीन रहेगा लेकिन फिर भी रहेगा। मतलब भेज में अगर ये सब दाल में होता है, दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में, सोयाबीन में देखने को मिलता है, तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। और नॉनवेज में तो होता ही है, जो मीट मछली खाते हैं लोग। अब है पराग कणों की जीवन क्षमता। कौन सा पराग कण कितने दिन जीवित रहता है, अगर बाहर में निकलता है, जब ये पराग कोश से बाहर निकलता है तो कोई पराग कण कितने दिन जीवित रहता है उसके बारे में दिया हुआ है। तो अगर बात करते हैं गेहूं, धान, मोथा, ये सब जो होता है इसका बहुत अल्प समय के लिए क्या होता है, जीवित रहता है, बहुत कम समय के लिए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ गेहूं, बाजरा जो होता है, इसका जीवन क्षमता लगभग कितना, 30 मिनट होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये परागकण से निकला, वर्तिकाक तक पहुंच गया 30 मिनट के अंदर, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा,
खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया? तो वर्तिकाग्र तक 30 मिनट के अंदर इसको पहुंचना होता है, नहीं पहुंचेगा तो वो खत्म हो जाएगा। सूर्यमुखी का बात करें, कुल के पौधे का परागकण आसानी से अपनी जीवन क्षमता कितने देर तक रखता है? 3 घंटा तक इसका जीवन क्षमता रहता है। मतलब एक बार पराग कोश से बाहर निकला तो उसके बाद ये 3 घंटा तक जीवित रह सकता है। अब ऑब्वियस है कि इसका परागण घटना होने के लिए जैसे भी चाहे चिड़िया के द्वारा जाए जैसे भी जाए, लेकिन 3 घंटा तक ही जीवित रहेगा। और बात करते हैं हम लोग सोलेनेसी, रूटेसी, ब्रेसिकेसी आदि पौधे में परागकणों का जीवन क्षमता ये सबसे ज्यादा दिन यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ये सब पौधा इधर पाया भी नहीं जाता है, तो ये लगभग कितना 1 से 3 महीना तक ये जीवित रह सकता है। कुछ पौधा ऐसा भी होता है जिसका जीवन क्षमता बहुत, लेकिन उसका पौधा बहुत कम देखने को मिलता है जो 6 महीना तक भी रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर परागकण को हम जीवित रखना चाहते हैं तो उसको रख सकते हैं। कोई भी युग्मक जो बनता है, कोई भी युग्मक का जो निर्माण होता है उसको जीवित ज्यादा दिन तक रखा जा सकता है, लेकिन उसको रखने का तरीका क्या है? उसको हम लोग नाइट्रोजन द्रव में रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? नाइट्रोजन के द्रव में रखा जाता है। नाइट्रोजन आपको सब लोगों को पता होगा कि नाइट्रोजन एक क्या है? गैस है। तो उसको द्रव कब बनेगा? कोई चीज को दूसरे अवस्था में बदलने के लिए क्या किया जाता है? हाँ, ताप डिपेंड करता है। अभी वायुमंडलीय जो यहाँ पे अभी जो ताप है, जो वातावरण का ताप है, ऑब्वियस है कि इस ताप पे जो नाइट्रोजन होता है किस अवस्था में रहता है? गैसीय अवस्था में रहता है। उसको द्रव अवस्था में बदलने के लिए उसका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो अगर बात करते तो उसको द्रव अवस्था में रखा जाता है कितना डिग्री सेल्सियस पे? -196 डिग्री सेल्सियस पर ये द्रव अवस्था में रहता है नाइट्रोजन। उसी द्रव के अंदर क्या किया जाता है? किसको रखा जाता है? तो परागकणों को रखा जाता है, या कोई भी युग्मक को रखा जाता है। सिर्फ परागकण ही नहीं बोल सकते, जो नर युग्मक बनता है, इंसानों का जो युग्मक बनता है, स्पर्म वगैरह सब क्या होता है, अगर उसको जीवित रखना है तो उसको क्या किया जाता है? स्टोर करके रखा जाता है, फ्रीज करके रखा जाता है। तो ये हर एक जगह काम देता है। कोई भी बहुत सारे जीव जंतु का क्या होता है? युग्मक स्टोर करके रखा जाता है। जैसे कि गाय वगैरह, भैंस वगैरह जो होता है, जैसे कि डॉक्टर युग्मक लेके आते हैं लोग बीज डालने के लिए गाय वगैरह का। तो गाय वगैरह बीज डालने के लिए युग्मक लेके आते हैं डॉक्टर। तो वो क्या होता है? फ्रीजेड बीज होता है, जो युग्मक होता है, जो स्टोर करके इतना पर रखा गया रहता है। तो ये भंडारण का काम करता है। तो अगर भंडारण करना है किसी भी युग्मक का तो उसको क्या करना पड़ेगा? कहीं कहीं पर क्वेश्चन पूछ देता है कि युग्मक का भंडारण करने के लिए क्या किया जाता है। अगर उसको ज्यादा दिन तक जिंदा रखना है तो क्या करेंगे हम लोग? नाइट्रोजनी द्रव में उसको क्या करते हैं? कितना टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस पर उसको स्टोर करके रखा जाता है। जो उसको क्या रहता है? वो जीवित रहता है, मरता नहीं। ज्यादातर चीजें देखने को मिलता है उसको क्या होता है? ठंडा, ज्यादा ठंडा चीजों में रखा जाता है तो क्या हो जाता है? नष्ट नहीं होता है। बहुत सारा उसका रीजन क्या है? जैसे कि अगर हम बात करें किसी इंसान का बॉडी को भी बहुत दिन तक रखना रहता है तो क्या करते हैं? उसको हम लोग फ्रिज में रख देते हैं। गए थे ना वहां पे, दिखाया था लोग ना वहां पे। यहाँ पे अभी जो हॉस्पिटल खुला हुआ है, क्या नाम है इसका? यहाँ पर जो हॉस्पिटल खुला हुआ है भैंसमारा में, श्रीनिवास है, ठीक। श्रीनिवास में उसमें सारा भी बहुत सारा सामान रख लिया है। सब स्टोरेज रूम भी दिखा रहा था, सब बॉडी पार्ट रखा हुआ था, काट काट के निकाल निकाल के फ्रिज शीशा में बंद करके। हाँ, किस बॉडी किसका होगा? जो मर जाता है, जो अपने आप को क्या करता है? डोनेट कर देता है, उन लोगों का बॉडी रहता है, बॉडी पार्ट रहता है। जिस बॉडी का पूछ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं होता है, ठीक है। ऐसा कोई बॉडी मिल गया कहीं पर, उसका कोई आया ही नहीं पूछने, तो उसको क्या करता है? लोग रख लेता है, उसका बॉडी पार्ट को करता है। और उसमें शीशा के अंदर रखता है, उसमें केमिकल डाला रहता है जिसको क्या करना, खराब होने नहीं दे, वो हमेशा वैसे ही रहेगा। इसका बाल, उंगली सब रखा हुआ था। स्कूल के तरफ से सब कोई ले गया था लोग, हाई स्कूल वाले, हम लोग भी गए थे वहां से, स्कूल से।
वही चीज इसका लाइट दो बार आ गया है। अब जो इसके बाद जो पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है? स्त्री के सर। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो किसके बारे में पढ़ रहे थे? पुमांग के या पुंकेसर बोले, पुंकेसर के बारे में पढ़े थे। पुंकेसर क्या था? तो कुल का नर जननांग था। तो नर जननांग में पुंकेसर में हम लोग देखेंगे पुंकेसर का किसके बारे में? परागकोश के बारे में पढ़े। परागकोश के अंदर क्या? लघु बीजाणुधानी के बारे में पढ़े। उस लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है? तो लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण होता है। वही परागकण के बारे में फिर पढ़ेंगे, परागकण कैसे कैसे काम करता है। तो क्या होता है? उससे कुछ एलर्जी होता है। एलर्जी के सिवा और क्या काम करता है? पोषण के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं? उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग देखें। अब जो यहाँ पर पढ़ना है किसके? स्त्री केसर के बारे में पढ़ना है। तो स्त्री केसर का कितना, शुरुआत में ही बता दिए थे, स्त्री केसर का जो भाग होता है कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। जैसे स्त्री केसर, एक स्त्री केसर यहाँ पे दिखाया गया है। जो सबसे नीचे यहाँ पे होता है, जो फूला हुआ भाग रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। जो ये वाला नली टाइप का रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। ये दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं होना, इसको वर्तिका कहते हैं। और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिकाग कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, बहुत जगह ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा तरह से। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे वाला को हम लोग अंडाशय कहते हैं। इसको हम लोग जो नली होता है तो नली को वर्तिका कहते हैं। इसको हम लोग जो ऊपर वाला होता है उसको क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखने को मिलता है। इसका 3 हिस्सा होता है, वर्तिकाग, वर्तिका और अंडाशय। देखिए ये ज्यादा इस नली के बारे में नाम कम सुनने को मिलेगा, लेकिन वर्तिकाग और अंडाशय के बारे में जरूर सुनने को मिलेगा। अभी थोड़ा देर पहले ही बात कर रहे थे हम लोग कि जो परागकण होता है, परागकण कहाँ पे आता है? इसके वर्तिकाग पे आता है। और वहीं से एक नली का निर्माण करता है जिसको पराग नली कहते हैं। जो इसके अंदर अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। तो बीजांड से जाकर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो ये चीज यहाँ पर दिया हुआ है। इसका 3 भाग होता है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग। यहाँ पे गलत लिख दे, ठीक है, यहाँ एक्सरसाइज करके लिखना है। ये ग वर्तिकाग, ये मादा जननांग होता है, ध्यान में रखना है। अब देखिए जो ये अगर हम लोग अंडाशय का बात करते हैं तो अंडाशय जो होता है, हम बताए थे कि स्त्री केसर जो होता है, तो स्त्री केसर हम लोग, स्त्री केसर एक से अधिक अगर आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्त्री केसर अगर एक से अधिक रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। पूरा को हम लोग इस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे थे? जयांग ही बोल रहे थे ना। ये एक है तो इसको हम लोग स्त्री केसर कह रहे हैं। अगर एक से ज्यादा रहेगा, ये एक से अगर ज्यादा रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग एक से अगर ज्यादा यहाँ पे कर दे, ये क्या कहलाएगा? जयांग कहलाएगा। एक को हम लोग क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं या अंडप भी बोलते हैं। स्त्री केसर कहते हैं या अंडप भी कहते हैं। और एक से अधिक मिलाकर इसको हम लोग पूरा को क्या कहेंगे? जयांग कहेंगे। तो अगर किसी भी जयांग में एक ही स्त्री केसर रहेगा, एक ही अंडप रहेगा, किसी भी जयांग में अगर एक ही अंडप रहेगा, एक ही स्त्री केसर रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एकांडप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एकांडप कहते हैं। जब उसमें क्या रहेगा? एक ही स्त्री केसर रहेगा तब। तो वही चीज लिखा हुआ है, जयांग जब मात्र एक स्त्री केसर से बना होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एकांडप कहते हैं। और उसी प्रकार से अगर एक से ज्यादा रहेगा तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुअंडपी कहते हैं। जिससे दोनों स्ट्रक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें एक ही स्त्री केसर बना हुआ है ये, लेकिन इसमें देख सकते हैं 3-3 दिख रहा है। तो ये दोनों, ये इसको हम लोग बहुअंडपी कहेंगे जिसमें 3 दिख रहा है। उसी प्रकार से अगर बहुअंडपी का बात करेंगे तो ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है युक्तांडपी, एक होता है वियुक्तांडपी। तो ये दोनों में अंतर क्या है? इसमें है क्या लिखा? इस प्रकार के जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसलिए एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है। गुलहर, सरसों, गुलहर का पौधा नहीं होता है। पॉपी तो इधर हमको नहीं दिखता है कहीं पर।
पॉपी जो दिया हुआ है। तो ये सब जो होता है क्या होता है, युक्तांडपी होता है। युक्तांडपी का मतलब क्या है कि इसका जो स्थिति केसर होता है, पहले से डिफिनेशन देख लीजिए, एक्स का जो स्थिति केसर होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। ये क्या होता है, एक दूसरे से, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए एक के ऊपर एक क्या है, जुड़ा हुआ है। ये अलग अलग दिख रहेगा, तीन, यहाँ पर भी तीन है लेकिन ये अलग अलग नहीं दिख रहा है। लेकिन इसको देखिए, ये तीनों क्या है, अलग अलग दिख रहा है। जब तीनों अलग अलग दिखता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वियुक्तांडपी कहते हैं। तो इसको लिखा हुआ ये चीज, किसका स्त्री के सब क्या होता है, स्वतंत्र होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक होता है चंपा, ये सब फूल का ही पौधा का नाम है, मैग्नोलिया दिया हुआ है। तो दो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये बहुत ज्यादा पुराना फूल का पौधा है, ये बताया जाता है। जो मंगोलिया पहले रहता था ना लोग, उसके बारे में इतिहास में पढ़े होंगे लोग, तो उसी टाइम का ये फूल का पौधा है। ये चंबा वाली, ये भी फूल का पौधा है, ये कुछ फूल का पौधा दिया हुआ है। अब नहीं है, चैप्टर खत्म ही कहाँ से हो जाए। अंडाशय के बारे में पढ़ना है तो इसको यहाँ से नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं, क्योंकि इसको फिर डिटेल में पढ़ाएंगे। इसलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।